इस प्रोग्राम के द्वारा दर्शकों को मैं ये सोचने के लिए एक सवाल दे रहा हूं कि जिस सरकार के ऊपर में पब्लिक डेट 82-83% चला गया है, जहां रेवेन्यू कलेक्ट करने के दायरे बहुत सीमित है, रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा हो नहीं रहा है, हर साल ज्यादा से ज्यादा डेट लेना पड़ रहा है और इंटरेस्ट पेमेंट में आपका 22 से 25% खर्चा हो जा रहा है, वैसी सरकार क्यों संभ्रांत परिवारों को और इनकम टैक्स में रियायत दे रही है? क्या कारण है इनका कि ये संभ्रांत परिवारों को 12 लाख रुपए कमाने वाले लोग कम उसमें नहीं है, इनको क्यों रियायत दे रही है? क्यों नहीं इसने इनडायरेक्ट टैक्स में कटौती की? इसने जीएसटी में कटौती ना करते हुए इनकम टैक्स में क्यों कटौती की? ये जरा आप लोग सोचिए। 8 करोड़ 9 लाख लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया था, उसमें से सिर्फ 3 करोड़ 19 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने कुछ मतलब टैक्स पे किया था। 8 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने इनकम टैक्स पे किया था। इसमें सिर्फ 3 करोड़ 19 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने 7 लाख से ऊपर की अपनी इनकम दिखाई थी और उस पर कुछ टैक्स पे किया था। मोटा मोटी जो है, हर इनकम टैक्स पे जिसने लास्ट ईयर पे किया था और इस बार उसको फायदा होगा, उसकी जेब में 2600 रुपए औसतन बचेंगे। अब 2600 रुपए में आप क्या कंजम्पशन कर लेंगे? आप सोच लीजिए, जोमेटो से खाना मंगा के एक बार आप खा लोगे, एक बार आप अपने परिवार के साथ हो सकता है पिक्चर देखने चले जाओ, महीने में 2500 2600 रुपए बच रहे हैं तो, है ना? या फिर आप एक छोटा मोटा शर्ट या कुछ इस टाइप के आइटम खरीद लो। बिग टिकट आइटम्स जो हैं, बिग टिकट इन्वेस्टमेंट जो है, वो तो पॉसिबल नहीं है 2600 रुपए यदि महीने का बच रहा। आप एक ये तो एक तरीके से मुझे लगता है कि ये मिडिल क्लास के मुंह पे तमाचा है, ना कि मतलब बहुत खुश होने की बात है। वही बात है, वही है कि सारे के सारे न्यूज़पेपर से लेके मीडिया तक आप देख लीजिए, इसका ऐसा गुणगान कर रहे हैं कि बहुत बड़ी भयानक छूट मिल गई। और देखिए, एक बहुत छोटे मतलब दायरे तक ही सीमित है। पॉपुलेशन जो है जिसको फायदा होगा वो बहुत छोटा है। 3 करोड़ 19 लाख की पॉपुलेशन 140 करोड़ में, यानी। नमस्कार, मैं हूं प्राप्ति बैनर्जी, इस एपिसोड की संचालक करंट की, और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन सिंह। बजट आकर जा चुका है, हर्षोल्लास का एक माहौल है कि एग्जम्पशन, इनकम टैक्स एग्जम्पशन की लिमिट बढ़ा दी गई है, 7 लाख से 12 लाख कर दी गई है। हम केवल आज इसी विषय पर बात करेंगे। राजीव जी, जरा आंकड़ों की गहराई में जाते हैं कि ये जो एग्जम्पशन किया गया है 7 लाख से 12 लाख तक की आय वाले लोगों के लिए, उस एग्जम्पशन से कितनों को कितना फायदा मिलने वाला है, और सरकार के ऊपर इससे इस चीज के क्या इम्पैक्ट होने वाला है? थोड़ा विस्तार में नंबर्स के साथ में समझाइए। जी, मैंने बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन किया है प्राप्ति जी, और 2600 रुपए पर मंथ जो है, 2600 रुपीज पर मंथ जो है, वो बेनिफिट होने वाला है पर इनकम टैक्स पे जिन्होंने लास्ट ईयर 7 लाख से ज्यादा अपना इनकम शो किया था और कुछ टैक्स पे किया था, जिनको इस साल कम टैक्स पे करना पड़ेगा या नहीं टैक्स पे करना पड़ेगा। अब मैं ये 2600 के फिगर पे कैसे आया वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। लास्ट ईयर जो है 8 करोड़ 9 लाख लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया था, उसमें से सिर्फ 3 करोड़ 19 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने कुछ मतलब टैक्स पे किया था। 8 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने इनकम टैक्स पे किया था। इसमें सिर्फ 3 करोड़ 19 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने 7 लाख से ऊपर की अपनी इनकम दिखाई थी और उस पर कुछ टैक्स पे किया था। अब सरकार का कहना है कि चूंकि एग्जम्पशन 7 से 12 लाख वाले लोगों को दे दिया गया, रिबेट दे दिया गया है और टैक्स स्लैब को चेंज किया गया है, तो उसके कारण से 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू फॉरगॉन होगा। राजस्व जो है वो सरकार को नहीं मिलेगा। तो यदि आप इस 1 लाख करोड़ को 3 करोड़ 19 लाख से डिवाइड करोगे, क्योंकि ये 3 करोड़ 19 लाख लोग ही हैं जिनको इसका फायदा होगा, और जिन्होंने लास्ट टाइम टैक्स पे किया था, इस बार वो या तो कम पे करेंगे या कुछ भी पे नहीं करेंगे। तो जब आप 1 लाख करोड़ को 3 करोड़ 19 लाख से डिवाइड करते हो तो फिगर आता है 31,347।
ठीक है, यानी साल का जो फायदा है ये 3 करोड़ 19 लाख लोगों को वो है 31,347 रुपए। और यदि आप 31,347 को 12 से डिवाइड करते हो तो आता है 2,612 रुपए, यानी 2,600 रुपए। तो मोटा मोटी जो है हर इनकम टैक्स पे जिसने लास्ट ईयर पे किया था और इस बार उसको फायदा होगा, उसकी जेब में 2,600 रुपए औसतन बचेंगे। अब 2,600 रुपए में आप क्या कंजम्पशन कर लेंगे, आप सोच लीजिए। जोमेटो से खाना मंगा के एक बार आप खा लोगे, एक बार आप अपने परिवार के साथ हो सकता है पिक्चर देखने चले जाओ, महीने में 2,500 2,600 रुपए बच रहे हैं तो, है ना। या फिर आप एक छोटा मोटा शर्ट या कुछ इस टाइप के आइटम खरीद लो। बिग टिकट आइटम्स जो हैं, बिग टिकट इन्वेस्टमेंट जो है वो तो पॉसिबल नहीं है। 2,600 रुपए यदि महीने का बच रहा, आप एक गॉगल खरीद के आ जाओ, आप कोई सस्ते वाले जूते खरीद के आ जाओ, इस टाइप का जो है ये आप 2,600 रुपए जो पर मंथ का बच रहा है उससे आप यही कर पाओगे। तो ये मोटा मोटी 2,600 रुपए है। या सिप में डाल और दीजिए। साल का, जी जी जी, आप कुछ कह रही हैं? या सिप में डाल दीजिए, या सिप में डाल म्यूचुअल दीजिए। फंड्स। बेसिकली देखिए बहुत सारे, जी, तो लोग जो हैं वो मोस्टली, मतलब सरकार का एक ये भी जो उन्होंने दूरदृष्टि लगाई है या जो सोचा है वो ये सोचा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो इंडिया में स्टॉक्स बेच बेच के जा रहे हैं, ठीक है। और स्टॉक मार्केट जो है जिस रफ्तार के साथ में गिरना चाहिए था उस रफ्तार के साथ में नहीं गिरा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप ये समझिए कि जनवरी 2025 में आज तक का सेकंड ऑल टाइम हाईएस्ट सेलिंग किया है एफआईएस ने। सेकंड, पहला सबसे ज्यादा ऑल टाइम हाई सेलिंग पूरे इंडिया की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में हुआ है अक्टूबर 2024 में। और दूसरा ऑल टाइम हाईएस्ट सेलिंग जो किया है वो अभी किया है इस जनवरी के महीने में, यानी अक्टूबर 2024 में 90,000 करोड़ की सेलिंग किया था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। और इस साल जनवरी के महीने में 78,000 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं एफआईएस ने। तो अगर हम यही 2 महीने पकड़ें तो 1,70,000 करोड़ के आसपास तो सिर्फ अक्टूबर और जनवरी में ही बेच दिया। यानी पिछले 4 महीने में मिला के जो कुल मिला के बिकवाली किया है एफआईएस ने वो करीबन 2.25 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ के बीच का है। तो मार्केट सिर्फ इसलिए धराशायी नहीं हुआ जितना धराशायी होना था। अभी तक तो इसको कायदे से 20,000 के नीचे आ जाना चाहिए था, पर ये इसलिए बचा हुआ है क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है, छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं, एलआईसी, म्यूचुअल फंड्स, ये सब मिलके पैसा डाल के मार्केट को गिरने से बचा ले रहे हैं। तो सरकार ने यही सोचा कि भैया इनकी जेब में 2,600 2,500 रुपए दे दो, हर महीने का कम से कम 2,500 का सिप भी कर लिया तो जो एफआईएस माल बेच के जा रहे हैं एटलीस्ट उस बिकवाली में कहीं ना कहीं जो है एक थमने का नाम शायद लेगा, उसको बचा लेगा। तो ये भी एक कंजम्पशन के अलावा एक सोच ये भी है सरकार की कि स्टॉक मार्केट को गिरने से कैसे बचाया जाए, क्योंकि इनकी पूरी इज्जत जो है वो तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, अटैच है। ये बोलते देखो स्टॉक मार्केट अच्छा कर रहा है यानी मोदी सरकार बहुत अच्छी पॉलिसीज ला रही है और इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये किसी भी हाल में स्टॉक मार्केट को गिरने देना एफर्ट कर नहीं सकते। जी प्राप्ति जी। तो राजीव जी, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब इनका ये है कि मोदी सरकार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसकी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं और इस वजह से देखो मार्केट कितना बढ़ रहा है। तो अगर मार्केट इतना बढ़ा हुआ है, इतनी खुशहाली है, तो फिर लोगों को इतना इनकम टैक्स में रियायत देने की जरूरत क्या पड़ रही है? एक तरफ तो सब्सिडीज पे सब्सिडीज बढ़ रही है, लाडली बहना से लेके दुनिया भर की। और जी जी, इकोनॉमिक सर्वे जो आया बजट के एक दिन पहले, उसमें इन्होंने लिखा है कि ऑल टाइम हाई प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऑल टाइम हाई नहीं, 2003 के बाद से सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कंजम्पशन सबसे ज्यादा इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है। ये 61.8% तक पहुंच गया है। ये इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है सरकार का खुद का। और वहीं अगले दिन निर्मला सीतारमन जी कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए जो है वो टैक्स में रियायत दे रही है। तो भैया जब ऑलरेडी कंजम्पशन हाई है तो उसमें
मतलब ऊपर जा रहा है, तो उसमें आप टैक्स की रियायत क्यों दे रहे हो? इससे तो फिर लोगों के जेब में पैसा बचेगा, वो खरीदारी करेंगे, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। तो आप ये महंगाई को बढ़ाने वाला बजट क्यों लेके आए हो? अगर देखा जाए, अगर लोग सेव नहीं करेंगे तो कंज्यूम करेंगे, तो कंज्यूम करेंगे, खर्चा ज्यादा करेंगे, तो ज्यादा पैसा कम चीजों के पीछे दौड़ेगा, तो महंगाई बढ़ना ही है। तो इसका मतलब है कि कुछ दाल में काला है, कुछ घालमेल है जो ये बता नहीं रहे। दिस बजट इज कंसीलिंग मोर देन इट इज रिवीलिंग। ठीक है, तो ये सरकार, मतलब ये खुद एक कॉमन सेंस वाला आदमी सोचेगा कि जब कंजम्पशन हाई है, तो फिर और कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए आप क्यों इनकम टैक्स में रियायत दे रहे हो? तो पहली चीज ये हुई। दूसरी चीज ये हुई कि आप इस चीज को समझिए कि आज तक प्राप्ति जी इस चीज का कहीं एनालिसिस नहीं हुआ है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स में रियायत दी गई है 2019 में, जो 30% से घटा के कॉर्पोरेट टैक्स को 22% कर दिया गया, उसका क्या फायदा मिल रहा है देश को? उसका कुछ बेनिफिट मिल रहा है, कुछ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है क्या कॉर्पोरेट? कॉर्पोरेट को क्यों ये टैक्स की रियायत दी गई है? इसके कारण ये हो रहा है कि जो NSE 500 लिस्टेड कंपनीज हैं, ये ऑल टाइम हाई जो है ये प्रॉफिट बना के जो है बैठी हुई है, और इनके मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो जो रहता है वो सबसे लो पे है। मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो जो है, ये आप समझ लीजिए कि एक दशक के लो पे चल रहा है डेट टू इक्विटी रेशियो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2019-20 में कॉर्पोरेट्स ने टैक्स भरा था इंडिया में 5.56 लाख करोड़ का। ठीक है, जो इस साल बढ़ के 10 लाख करोड़ के आसपास में होगा। ठीक है, परंतु जो कॉर्पोरेट्स का प्रॉफिट हुआ है यही साल मतलब FY20 जब काटा गया था कॉर्पोरेट टैक्स, तब था 5.25 लाख करोड़, और उससे बढ़ के पिछले साल FY24 में बढ़ के ये हो गया 14.45 लाख करोड़, यानी 3 गुना के आसपास बढ़ा है कॉर्पोरेट प्रॉफिट। तो ये कॉर्पोरेट्स इतना प्रॉफिट बना रहे हैं और टैक्स में इनका पार्टिसिपेशन कम है, पर प्रॉफिट इतना ज्यादा बना रहे हैं लोग। तो उस और समाज में कुछ इन्वेस्टमेंट केपेक्स भी नहीं कर रहे हैं, जॉब्स भी नहीं क्रिएट कर रहे हैं। तो भाई आपने कॉर्पोरेट्स को इतनी बड़ी रियायत क्यों दी है? ये तो गरीब और अमीर के बीच की खाई को बढ़ा रहा है, ये तो कुछ हाथ में ज्यादा पैसों को दे रहा है। इसके कारण क्या है, जो टॉप 1% लोग हैं जो कॉर्पोरेट पे बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं, उनके पास में भयानक पैसे आ रहे हैं, और बाकी 99% जनता की हालत खराब है। तो वही हो रहा है, 140 करोड़ के देश में आप सोचिए सिर्फ 3 करोड़ 19 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर 7 लाख के ऊपर का जो है इनकम अपना शो किया है। तो हर परिवार में यदि हम दो और हमारे दो के तर्ज पे समझे कि 4 लोग हैं, तो आप 3 करोड़ 19 लाख को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो मोटा मोटी ये 13 से 14 करोड़ के आसपास आता है पॉपुलेशन। यानी 140 करोड़ में 14 करोड़, यानी सिर्फ इंडिया का 10% पॉपुलेशन ही ऐसा है जिसके पास में परचेजिंग पावर है। और ये उसी 10% पॉपुलेशन के भरोसे जो है इंडिया की इकोनॉमी को फिर से बूस्ट करना चाह रहे हैं, उसके अंदर में एक फिर से जो है ईंधन भरना चाह रहे हैं। जी प्राप्ति जी। तो राजीव जी, बहुत बड़ा विरोधाभास है यहाँ पे। और मुझे किसी हद तक ये लगता है कि ये एक कहते हैं कि सफेद झूठ होता है, एक झूठ होता है, और एक सांख्यिकीय झूठ होता है। तो ये जरूरी ये गलत नहीं हो सकता है कि कंजम्पशन जो है वो काफी हाई है, पर साथ में शायद ये बताना भूल गए हैं कि आज की डेट में उधारी लेके जो कंजम्पशन है, जो लोन्स है, हाउस होल्ड के ऊपर जो डेट है, वो भी ऑल टाइम हाई ही है, हिस्टोरिक हाई पे है। जी राइट। तो बिल्कुल सही बोल। तो इस तरीके की पॉलिसीज लाके आपको क्या लगता है कि मतलब इसका फाइनल आउटकम या कोई फायदा आपको दिखता है होता हुआ? सरकार को कोई फायदा होता हुआ दिखता है, या इकोनॉमी में कोई फायदा होता हुआ दिखता है, या सिर्फ ये मतलब एक चने फुटाने जैसे? मतलब 2600 रुपए तो वही हुए जैसे लाडली बहना को 1200 कितना 1500 रुपए मिल रहा है, तो एक मध्यम वर्गीय परिवार को, पूरे परिवार को 2600 रुपए का फायदा हो रहा है, मतलब उतना भी नहीं। तो मैं तो इसको एक तरीके की सब्सिडी समझूंगी, थोड़ा बड़े मतलब मिडिल क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए नहीं, मिडिल क्लास के लिए सब्सिडी है। तो ये तो एक तरीके से मुझे लगता है कि ये मिडिल क्लास के मुंह पे तमाचा है, ना कि मतलब बहुत खुश होने की बात है।
तो वही बात है, वही है कि सारे के सारे न्यूज़पेपर से लेके मीडिया तक आप देख लीजिए, इसका ऐसा गुणगान कर रहे हैं कि बहुत बड़ी भयानक छूट मिल गई। और देखिए एक बहुत छोटे सीमित मतलब दायरे तक ये सीमित है। पॉपुलेशन जो है जिसको फायदा होगा वो बहुत छोटा है, 3 करोड़ 19 लाख की पॉपुलेशन 140 करोड़ में, यानी आप समझिए कि 2.5% भी नहीं है ये लोग जिनको फायदा होने वाला है। ठीक है, तो और आपने ये बोला कि डेट, आप ये देखिए पिछले कुछ सालों में जो गोल्ड लोन है, गोल्ड लोन इंडिया में भयानक रूप से फैला है, क्योंकि गोल्ड एक लास्ट माइल रिसोर्ट रहता है किसी भी फैमिली के पास में। अगर आप आर्थिक रूप से कहीं फंस जाते हो तो आप गोल्ड को गिरवी रखते हो और पैसे उठाते हो। गोल्ड लोन 15 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया है या उसके आसपास में है। कोई एक स्टडी रिसर्च इस पे मिल नहीं पा रहा, क्योंकि अधिकतर लोग जो गोल्ड है वो जौहरियों के पास में जो है वो गिरवी रखते हैं। ठीक है, वो मिक्स्ड मतलब मेन धारा में आ नहीं पाता है। तो मोटा मोटी का ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 15 लाख करोड़ के आसपास में जो है गोल्ड लोन लोगों ने लिया है। और इस देश का जो क्रेडिट है, लोन जो है, वो आप समझिए 150 लाख करोड़ से 165 लाख करोड़ के आसपास है, यानी टोटल लोन का 10% गोल्ड लोन हो गया, 10 से 12%। तो ये कम अमाउंट नहीं होता, ये बहुत बड़ा अमाउंट है अगर आप ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर का पकड़ो। तो यानी आप समझिए किस बड़े लेवल पर इंडियन फैमिलीज जो हैं इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की कंडीशन में, बड़े डिस्ट्रेस में। और इस सरकार ने इंटेलिजेंटली क्या किया है, इन्होंने हर तबके को किसी ना किसी डोल पे डाल दिया है। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए हर महीने दे रहे हैं, जवान लड़कियों को लाडली बहना दे रहे हैं, नौजवान लड़कों को लाडला भाऊ टाइप लेके आ रहे हैं, और अब मिडिल क्लास को खुश करने के लिए इन्होंने 2600 का एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया है। तो ये कुछ नहीं है, ये पूरा का पूरा जो है, ये इलेक्शन में कैसे वोटों को लिया जाए, ये पूरी उसकी रणनीति बन रही है। ये पूरा पॉलिटिक्स को ध्यान में रख के जो है ये बजट लेके आया गया है। प्राप्ति जी, मुझे चिंता होती है, चिंता इसलिए होती है क्योंकि जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है, FRBM एक्ट, वो बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का डेट मिला के जो है 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट पे 40% और पूरी जो 31 स्टेट गवर्नमेंट्स हैं इन सब का पब्लिक डेट मिला के 20% होना चाहिए, यानी दोनों मिला के 60%। आज की स्थिति यह है कि 83 से 84% पब्लिक डेट हो गया और अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट के 60% के पास पहुंच गया। तो आप ये समझिए, एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं देता हूं कि जो टोटल राजस्व जो रेवेन्यू जो आने वाला है इस बजट में, वो है 34.96 लाख करोड़। कैलकुलेशन के लिए 35 लाख करोड़ आप पकड़ लीजिए। 35 लाख करोड़ का रेवेन्यू इस बजट के द्वारा गवर्नमेंट लेके आने वाली है। ठीक है, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट जो पुराने लोन खा पी के पचा गए हैं, जो पब्लिक डेट के ऊपर में जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पे करने वाली है, वही अकेले 13.25 लाख करोड़ है, 12.76 लाख करोड़ है। तो आप समझिए यानी 22 से 23% जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है उसका अकेले इंटरेस्ट पेमेंट खा जा रहा है। फिर उसके बाद में IMF की रिपोर्ट है कि 1.6% ऑफ GDP जो है वो सब्सिडी में सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च कर देती है। ठीक है, तो आप ये फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, ये दुनिया भर की जो सब्सिडी है, तो यदि इंडिया की इकोनॉमी 350 लाख करोड़ की है तो उसका 1.6% कितना हुआ, 3.5 लाख करोड़ 1% हुआ। तो 3.1 3.5 प्लस 1.9 5.2 5.3 लाख करोड़ के आसपास में, यानी 5.5 लाख करोड़ आप पकड़ लीजिए सब्सिडी में जा रहा है। तो 13.25 लाख करोड़ जो है, यानी 12.75 लाख करोड़ इंटरेस्ट पेमेंट, और आपका 5.25 लाख करोड़ जो है, 5.5 लाख करोड़ जो है इसमें सब्सिडी में। तो यही मिला के तो 18.5-19 लाख करोड़ हो जा रहा है, और आप जो है 34 लाख करोड़ 35 लाख करोड़ कमा रहे हो। तो आपके आधे से ज्यादा तो सिर्फ सब्सिडी और इंटरेस्ट पेमेंट में चला जा रहा है। फिर उसके बाद में डिफेंस का बजट है, एजुकेशन का है, हेल्थ का है, केपेक्स है, आप कहां से करोगे। तो 15 लाख करोड़ के आसपास में ये लोग फिर से डेट ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं। गवर्नमेंट बोरोइंग जो है मार्केट से जो पैसे उठाने वाले हैं वो करीबन 14 से 15 लाख करोड़ के आसपास में है। तो आप ये समझिए टोटल डेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में 2025 मार्च 31 2025 में ये 182 लाख करोड़ होने वाला है। 182 लाख करोड़, मतलब इंडिया की GDP 350 लाख करोड़ और डेट है 182 लाख करोड़ सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पे।
इस पे इतना ही जोड़ दीजिए आप स्टेट गवर्नमेंट्स का, तो आप मतलब इसका आधा, सॉरी, तो करीबन मतलब आप समझिए 83-84% ऑलरेडी हम पहुंच गए हैं अपने जीडीपी के। और अब हम ऐसे कंडीशन में नहीं है कि हम इस तरीके से जो टैक्स रेवेन्यू को फोरगॉन करें, मिडिल क्लास फैमिलीज को रियायत देके या किसी और को। यदि आपको रियायत देनी ही थी, वाकई में आपको टैक्स पेयर्स को ऑनर करना था, तो आपको जीएसटी की दर कम कर देनी थी। जीएसटी की दर कम करते तो सिर्फ वो रियायत 3 करोड़ 19 लाख लोग जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं उन पे नहीं रहती। वो जीएसटी गरीब अमीर सब भरता है, मिडिल क्लास सब भरता है, तो इसका फायदा पूरे देश को मिलता है। आप 18% से जीएसटी 15% कर देते, 12% कर देते, जीएसटी कम करते तो उसका व्यापक असर होता, उसका व्यापक फायदा मिलता, पर आपने वो नहीं किया। आपने मिडिल क्लास को खुश रखने के लिए, अपने वोट बैंक को संभाल के रखने के लिए आपने सिर्फ उन्हीं लोगों को रियायत दी है। तो ये पूरा पॉलिटिक्स, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। यहाँ पे धर्म के बदले टैक्स को यूज किया गया, बस यही अंतर है। जी प्राप्ति जी। राजीव जी, बस यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत गंभीर परिस्थिति है जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, और जिस तरीके की फिस्कल पॉलिसीज ये लोग लेके आ रहे हैं और जिस तरीके की फाइनेंशियल हालत हमारे देश की है, अगर थोड़ा और रिसर्च किया जाए तो हो सकता है, कई लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि इमरजेंसी दो तरीके की होती है। एक उसमें से एक इमरजेंसी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। एक इमरजेंसी जो राष्ट्रपति घोषित करते हैं, जो स्टेट में लगती है या यूनियन में लगती है, जब वॉर होता है या इस तरीके के मतलब पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होती है, तब जो इमरजेंसी लगती है वो इमरजेंसी अलग है। बहुत लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का भी प्रोविजन इस कॉन्स्टिट्यूशन में है। शायद इस बारे में थोड़ी और रिसर्च करने की जरूरत है, पर जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, तो वो दिशा देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक समय आएगा जब आपके पास आपके खजाने खाली हो चुके रहेंगे। वो समय बहुत ज्यादा दूर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से डेट बढ़ा है और जिस तरीके से अभी भी जो है प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देने की बजाय बस कंजम्पशन पे ध्यान दिया जा रहा है। तो मुझे थोड़ा ये मामला बहुत गंभीर लग रहा है। ये बजट जो है बहुत लोगों को खुशी दे रहा है, मुझे थोड़ा मतलब इस मुझे खुशी नहीं मिल रही है। मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ इस बजट को लेके। और जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्राप्ति जी, इस प्रोग्राम के द्वारा दर्शकों को मैं ये सोचने के लिए एक सवाल दे रहा हूँ कि जिस सरकार के ऊपर में पब्लिक डेट 82-83% चला गया है, जहां रेवेन्यू कलेक्ट करने के दायरे बहुत सीमित है, रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा हो नहीं रहा है, हर साल ज्यादा से ज्यादा डेट लेना पड़ रहा है और इंटरेस्ट पेमेंट में आपका 22 से 25% खर्चा हो जा रहा है, वैसी सरकार क्यों संभ्रांत परिवारों को और इनकम टैक्स में रियायत दे रही है? क्या कारण है इनका कि ये संभ्रांत परिवारों को 12 लाख रुपए कमाने वाले लोग कम उसमें नहीं है, इनको क्यों रियायत दे रही है? क्यों नहीं इसने इनडायरेक्ट टैक्स में कटौती की? इसने जीएसटी में कटौती ना करते हुए इनकम टैक्स में क्यों कटौती की? ये जरा आप लोग सोचिए, ये सोचने का विषय है। तो ये जो सरकार डेट में फंस चुकी है, वो क्यों अपने खुद के रिसोर्सेस को कम करने के लिए, उसको बांधने के लिए विवश हो रही है? इस बात पे जरा सोचिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये डर रही है मिडिल क्लास फैमिलीज से कि कहीं इनकी बगावत ना हो जाए, मिडिल क्लास फैमिलीज एक बगावत का बिगुल ना बजा दे और कहीं आने वाले स्टेट इलेक्शंस में हमारी बुरी तरीके से हार ना हो? कहीं इन्होंने फाइनेंशियल पॉलिसीज को अपने पॉलिटिकल एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और मीन्स को अचीव करने के लिए तो यूज नहीं किया? जरा इस पे ध्यान से गौर कीजिए। जी प्राप्ति जी, बस यही मैं कहना चाह रहा था। धन्यवाद राजीव जी, बहुत अच्छी चर्चा हुई। आपने बहुत आंकड़े बहुत क्लियर कर दिए, हमारी आंखें खुली हैं। और मैं आशा करती हूँ कि दर्शकों को हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को बढ़ाने में मदद कीजिए। धन्यवाद।